प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत करता हूं मैं जीएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 की अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें मैं सेट नंबर जो चौथा है इसमें मैं क्वेश्चन जो करा चुका था, तो मैं 6 का खा तक करा चुका था। आज मैं स्टार्ट करूंगा 6 का ग से। तो चलते हैं बिना ही देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन 6 का ग क्या कह रहा है? किण्वित पेय पदार्थ क्या हैं, इसका उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। यही कह रहा ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर डाल लेना। इसमें लिखना है सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट। किसका? विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से शराब, बियर, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ईस्ट होता है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। इसका जो इस्तेमाल है वो प्राचीन काल से क्या करने में, शराब, बियर, ब्रांडी या रम जैसे पीने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उत्पादन में किया जाता आ रहा है। इसका ठीक है इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट जो होता है ब्रेड बनाने तथा मल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में इथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। यही जो ईस्ट है ना, यह जो ईस्ट है हमारे पास, ये इथेनॉल उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ठीक है, ये बनाने में ध्यान दीजिए। जो हमारे पास मल्टीकृत धान्य है, जो हमारे पास क्या होते हैं, फलों के रस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उनसे इथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहली पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन, या तो किण्वन के द्वारा या तो विभिन्न प्रकार के संसाधन के द्वारा या कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल होते हैं, पीने वाले जो होते हैं, पीने के लिए हमारे, ठीक है, तो अल्कोहली पेय की जो प्राप्ति है ना, वो तो या तो किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन, या तो किण्वन पर निर्भर करेगी या अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे संसाधन होते हैं, संसाधन या कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे जो हमारे पास है वाइन तथा बियर का जो उत्पादन है बिना आसवन के किया जाता है। ये क्या होता है, इनका जो उत्पादन होता है, इनकी जो प्राप्ति की जाती है, इनको प्राप्त किया जाता है बिना आसवन के। जबकि हम कह दें, जबकि ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो हमारे पास किण्वित रस होता है ना, जिस रस का किण्वन हो चुका है वो हमारा क्या होता है, किण्वित रस है। उसके आसवन से, किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कौन? जो हमारे पास है ब्रांडी, जो हमारे पास क्या होती है, रम, जबकि ये बिना ही आसवन के तैयार होती हैं। ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार के पेय पदार्थों को हम क्या कहते हैं, किण्वित पेय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, 6 का घ कह रहा है स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं चित्र। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यह क्या है, स्तन ग्रंथि का चित्र है। यही इसकी संरचना है। आपको इसी प्रकार से बढ़िया अच्छी तरह से बनाना है। आपको भागों के नाम भी लिख देना है, मेन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ भाग के नाम लिख देना। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारे पास स्तन परिवेश है। ये क्या है, चूचुक है, दुग्धनाल है हमारे पास, जैसे तुम्बिका क्षेत्र है ना। ठीक है, जिसमें से आपको जो भी नाम इनमें से आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, ताकि आपका चित्र भी अच्छा बने और आप नाम भी अच्छी तरह से लिख दीजिए। किस भाग को कौन सा नाम दिया गया है तो आप लिख देना और बना भी देना अच्छी तरह से। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन 7वां क्या कह रहा है, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों कि इसका उत्तर आपको सेट 1 प्रश्न 5 का गा देखे मिल जाएगा, वही इसका उत्तर है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या है, वो जो प्रश्न है वो 3 नंबर में पूछा था, जबकि मैंने जो बताया था वो 5 नंबर के हिसाब से बताया था। आप वही क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। हम देखेंगे अपना 7 का 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं, ये कह रहा है कि हर्षे एवं चेज
के प्रयोग को चित्रों सहित समझाइए। इन्होंने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला, यही कह रहा है ना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, जो 7 का 8वां क्वेश्चन है, ये कौन कौन से वैज्ञानिक है? हर्शे एवं चेज, यही 2 वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने ही पता लगाया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो ध्यान दीजिए, आपको उत्तर डाल लेना। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना है कि इस प्रयोग के अनुसार, किस प्रयोग के अनुसार? इसी प्रयोग के अनुसार हर्शे तथा चेज ने जीवाणु भोजी के ऊपर प्रयोग किया। किसके ऊपर प्रयोग किया? इन्होंने जीवाणु भोजी के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है, जो इकोलाई को प्रभावित करता है, जो किस जीवाणु को प्रभावित करता है? इकोलाई नामक जीवाणु को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये प्रयोग किया था। इकोलाई को 2 विभिन्न संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया था, 2 अलग अलग। ठीक है, 2 अलग अलग संवर्धन माध्यम में क्या किया है? यानी विभक्त किया है, अलग अलग किया है। तो हमारे माध्यम कौन कौन से हैं? पहला माध्यम है रेडियो एक्टिव सल्फर, यह माध्यम है। ठीक है ना, क्योंकि 2 माध्यम कह रहा है ना। ठीक है, दूसरा माध्यम हमारे पास है रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो हम पहला माध्यम देखेंगे। पहला माध्यम हमारे पास है रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ अमीनो अम्ल ने मिलकर क्या बना दिया है? प्रोटीन का निर्माण किया है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का निर्माण किया। तो इसमें क्या लिखना है आपको? जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सल्फर होता है ना, ये क्या करता है? जब हमारे पास है रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ कौन? जो हमारे अमीनो अम्ल ने मिल करके क्या बना लिया है? प्रोटीन का निर्माण किया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इनके साथ मिल करके ये क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। और इसमें आपको क्या मिलाना है? इन माध्यमों में अमीनो अम्ल। जब अमीनो अम्ल इस माध्यम में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा माध्यम क्या है? रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर क्या बनाया? डीएनए। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सल्फर है, ये अमीनो अम्ल से मिलेगा तो क्या बनेगा? हमारा प्रोटीन का निर्माण होगा। इसके बाद हम जो हमारे पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस है के साथ अगर हम न्यूक्लियोटाइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? डीएनए का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ऐसे ही समझना है कि जब हमारे पास 2 माध्यम हुए, इन्हीं 2 माध्यमों में हमने क्या किया? पहले माध्यम में हमने अमीनो अम्ल मिलाया। जब हमने अमीनो अम्ल मिलाया तो क्या बना? प्रोटीन बना। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा माध्यम है, इसमें हमने क्या मिलाया? न्यूक्लियोटाइड मिलाया। तो क्या बना? हमें क्या प्राप्त हुआ? डीएनए प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास प्रोटीन प्राप्त हुई है और डीएनए, इसके साथ हमने क्या मिला? इसके साथ हम क्या मिला? इसमें क्या मिलाएंगे? प्रोटीन और डीएनए में हम दोनों में क्या मिलाएंगे? जीवाणु भोजी को जब प्रविष्ट कराएंगे, जब प्रविष्ट कराया जाता है तो क्या होता है? तब संतति में केवल क्या मिलता है? डीएनए उपस्थित था। इसमें क्या था कि जब हमारे पास प्रोटीन थी, जो डीएनए था, इसमें हमने जीवाणु भोजी को प्रविष्ट कराया, भेजा, तो हमें क्या मिला? हमें मिला, जब प्रविष्ट कराया तो जो संतति मिली, जो संतानें मिली, उनमें क्या था? केवल डीएनए था। केवल क्या था? डीएनए ही उपस्थित था। इससे हमें पता चलता है प्रोटीन बिल्कुल ही उसमें नहीं गई, प्रोटीन जैसी थी वैसे उसी जगह रह गई थी। यानी कि मतलब है, जो हमारे पास जब इसमें प्रविष्ट कराएं तो हमारी प्रोटीन क्या है? प्रोटीन उसी प्रकार रह गई थी, लेकिन डीएनए हमारा क्या था? संतानों में चला गया था। डीएनए क्या था? संतानों में प्रविष्ट होकर अंदर चला गया था। इसीलिए कहते हैं कि डीएनए जो है ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए एक क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि डीएनए संतति पे चला गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, जब डीएनए और प्रोटीन में जीवाणु भोजी को हम प्रविष्ट कराएं तब संतति में क्या? जो संतानें उत्पन्न हुई उनमें केवल डीएनए था। अगर केवल डीएनए था तभी ना पता लगेगा कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या? ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि डीएनए क्या? आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका चित्र। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे क्या हैं? सभी के सभी चित्र हैं। आपको सभी चित्र ऐसी प्रकार से आपको बना लेना है। एक प्रकार से आपको बनाना, इन्हीं चित्रों को या तो इस साइड के बना लीजिए या तो आप इस साइड के बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ही चित्र हैं दोनों। आपको ऐसे ही बनाना है बढ़िया अच्छी तरह से। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से। ये हमारे पास क्या है? प्रयोग थे इसके, देख सकते हैं आप। ये हमारे पास पूरा पूरा हमारा चित्र बना हुआ है, लेकिन आपको एक साइड का चित्र ही बनाना है। या तो आप इस साइड का बना लीजिए या तो आप इस साइड का बना लीजिएगा, ठीक है, मगर बनाना आपको बहुत ही अच्छी तरह से है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। आपको सबसे पहले उत्तर डाल लेना, इसमें लिखना है प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त वह क्षमता जो परपोषी को रोगजनक से लड़ने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है, उसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यानी कि मतलब हमें क्या इम्यून सिस्टम से मिलने वाली वह क्षमता जो परपोषी को रोगजनक से लड़ने के लिए क्या हो, उत्तरदायी हो, ठीक है, आवश्यक हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। रोगजनक क्या होते हैं, जैसे हमारे पास है वायरस, बैक्टीरिया, कवक, फंगस जो होते हैं, ठीक है, तमाम प्रकार के हमारे रोगजनक होते हैं। वो हमारे अंदर जब आएंगे तो हम हमारी क्या करेगी, जो हमारे शरीर में कुछ रक्षाएँ होती हैं, सहज और उपाजित जो प्रतिरक्षाएँ होती हैं, जो भी रक्षा करने के लिए हमारी सेल होती हैं, तमाम प्रकार के क्या होते हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं, रक्षा करने वाली हमारी क्या होती है, प्रतिरक्षा होती हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। इनके प्रकार कितने हैं, प्रकार है सहज प्रतिरक्षा, दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा। आपको क्या करना, सबसे पहले करना है कि आप सीधा सीधा इसका वर्ड बोल सकते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। आप सीधा वर्ड भी बोल सकते हैं, बिना ही देरी किए, बिना ही सोचे, प्रतिरक्षा यानी अपने प्रतिरक्षा करने की जो क्षमता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि मतलब सीधा वर्ड क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता ही हमारी क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है। ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। पहली है सहज प्रतिरक्षा। जो सहज प्रतिरक्षा है का उत्तर आपको इसी सेट में कहाँ पर, प्रश्न जो हमारे चौथे घ में आपको मिल जाएगा, सहज प्रतिरक्षा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। तो चलते हैं, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी हमारे पास है उपार्जित प्रतिरक्षा। इसमें आपको क्या लिखना है, यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ प्राप्त नहीं होती है। यह क्या होती है, जन्म से प्राप्त नहीं होती है, इसे जन्म के पश्चात बाद विभिन्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जन्म के बाद ही अलग अलग प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट होती है। यह क्या होती है, रोगजनक विशिष्ट होती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के जो रोगजनक होते हैं, उनसे लड़ने के लिए अलग अलग क्षमताएं इसमें होती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जब पहली बार रोगजनक प्रवेश करते हैं, अगर पहली बार जब हमारे शरीर में इंटर करते हैं, जो रोगजनक होते हैं प्रवेश करते हैं, तो निम्न तीव्रता की अनुक्रिया होती है, यानी धीमी अनुक्रिया होती है। जब हमारे शरीर में पहली बार जब रोगजनक जब प्रवेश करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कवक हो, ठीक है, जब पहली बार जब हमारे शरीर में आते हैं तो वो क्या होती है, उनमें जो निम्न तीव्रता की अनुक्रिया होती है, यानी वो उनमें क्या होती है, फिर निम्न धीमी तीव्रता की क्या होती है, अनुक्रिया होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं, यानी धीमी गति से। और जब हमारे शरीर में दोबारा यदि इसी प्रकार के रोगजनक जब दोबारा शरीर में प्रवेश करते हैं, तो स्मृति कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्मृति कोशिकाएं उसे तुरंत पहचान लेती हैं। जब दोबारा जाएंगे तो जरूर पहचान ले, पहली बार जब जाएंगे तो पहचान नहीं पाती हैं कोशिकाएं कि ये क्या कौन है, ठीक है। जब वही वायरस, वही फंगस, जो बैक्टीरिया जब दोबारा जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, तुरंत हमारी जो कोशिकाएं हैं वो पहचान लेंगी, ठीक है, कि यह दोबारा वही है जो पहली बार आया था, ठीक है, जो अब दोबारा आ गया है। और उसके प्रति क्या होती है, तेजी से प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट कर देती हैं। फिर उसे ही बहुत ही ध्यान देती हैं, क्या कर देते, फिर उसे बहुत ही जल्दी उसे नष्ट कर देती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे द्वितीयक अनुक्रिया भी हम कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। यही आपका उत्तर है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां कह रहा है, 8वें का अथवा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए, यही कह रहा है। इसका उत्तर आपको सेट 2 में मिल जाएगा। प्रश्न 9 देखें आप, ठीक है, आपको वहाँ मिल जाएगी, क्योंकि प्लेलिस्ट हमने बना रखा है अपने चैनल पर। फिर इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, जैव विविधता से आपका क्या तात्पर्य है, स्वस्थाने एवं बाह्य स्थाने संरक्षण की व्याख्या कीजिए। इसका भी उत्तर आपको सेट 1 में मिल जाएगा। प्रश्न आप 8 देखें वहाँ पर, ठीक है ना, आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगा। आई होप प्रिय विद्यार्थियों यह सेट पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।